टुडे सब्जेक्ट जो किसी से अछूता नहीं है, वो हर आदमी को मतलब कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हमने परचेज करनी ही करनी है। तो ऐसे समय में क्या होता है, तो वो अगर बेनामी ट्रांजेक्शन है, तो लेट्स बिगिन व्हाट इज बेनामी ट्रांजेक्शन। लेट्स हियर इट फ्रॉम वन। एक स्टोरी बताती हूँ। एक मेरे पास क्लाइंट थे, बहुत एज में थे, 67। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं मेरी बहन प्रॉपर्टी नहीं देती है, प्रॉपर्टी नहीं देती है। तो मैंने बोला बहन की शादी हो चुकी है? बोलती हाँ। तो मैं बोली उसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? तो बोलते मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था, तो उसके नाम से खरीदती है। तो बहन तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहन के हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, और अब वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं लौटा रहे। तो वो बेनामी प्रॉपर्टी, सिंपल था। उनका जो पैसा था वो ऐसे था कि वो उनके पास नहीं था। तो मतलब उन्होंने जो पैसा, हो सकता है ऑन रिकॉर्ड हम ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो उनका सोर्स, नॉन सोर्स ऑफ इनकम है। उन्होंने कुछ बहन को पैसे दिए, या और प्रॉपर्टी बहन ने खरीद ली। अब वो प्रॉपर्टी वो बहन की हो गई, और वो बहन से वापस नहीं ले सकते, और लेते हैं तो बेनामी ट्रांजेक्शन में उलझ जाएंगे। इतना सिंपल है बेनामी ट्रांजेक्शन। नाम इटसेल्फ कहता है कि बेनाम, जो बेनाम का मतलब है वो आपका नहीं है, खुद का नहीं है, वो किसी और का है, और आपने उसको पैसे दिए भी है, तो आपने सिर्फ उसको मतलब बेनामीदार बना दिया है, और बेनिफिशियरी आप हो, तो कानून की नजर में वो धोखा है। तो वी विल गो टू ईयर 1988। 1988 के पहले हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था। एंड कोई भी किसी के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता था, अपने नौकर के लिए भी खरीद सकता था, अपने रिश्तेदारों के लिए खरीद सकता था, या अननोन लोगों के लिए भी खरीद सकता था। तो ये बातें 1988 के पहले होती थी। पर 1988 को लॉ आया कि मतलब कि बेनामी प्रॉपर्टी का लॉ आ गया। तो ये जब लॉ आया तो 28 साल तो ऐसे ही चला, लेकिन इसको इतना स्ट्रिक्टली मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 1988 से। और जब अगर आपको याद है तो डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ। अब जब 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो आप अगर इस कानून का डेट देखेंगे, जो प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन है प्रॉपर्टी का, तो वो उसका डेट है 25 अक्टूबर को ये पास हुआ, सम्मत हुआ, और उसके बाद 1 नवंबर से ये लागू हो गया। तो आप कनेक्शन देखिए, सी द कनेक्शन बिटवीन बोथ दिस डीमोनेटाइजेशन का गवर्नमेंट का एक्ट। तो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट की जितना भी बेनामी या इलीगल पैसा है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब बेनामी से प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल, इमूवेबल तो अचल हो गई, कोई भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान, महल, कुछ भी हो सकता है उसमें, कुछ भी। लेकिन जो उसमें कुआं भी हो सकता है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें गहने, पेंटिंग्स, मतलब घर का सामान, सारी चीजें आ जाएंगी। और भी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट भी चीजें भी जो अनफोल्ड होती जाएगी, जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो उसमें 88 के बाद जब ये डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को होना था, तो 1 नवंबर को ये कानून देश में लागू हो गया। जब 1 नवंबर को ये कानून देश में लागू हो गया, 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हो गया पूरे देश में। तो उस समय जो देश में माहौल, तो आपने देखा होगा कि कई लोगों ने अपने पैसे अपने भाई के अकाउंट में भर लिए, बहन के अकाउंट में भर लिए, कुछ लोगों ने कुक के अकाउंट में भर लिए, किसी ने मेड सर्वेंट के इसमें भर लिए। तो ऐसा बहुत कुछ होता रहा उस समय। तो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कि जो भी इलीगल चल रहा है, इलीगल होर्डिंग है पैसों की या फिर प्रॉपर्टीज की, उसको उनको रोकना था। तो कहीं से ये सोशलिज्म करना था, समाजवाद लाना था, या इक्वालिटी करना था, या कानून से इसको सबको ठीक करना था। दिस वॉज दिस इंटेंशन। तो इसका मतलब अगर ये डिमोनेटाइजिंग हो, इसमें कनेक्शन है, और सिर्फ 8 दिन का फर्क है, 7 डेज, 1 वीक का फर्क है, तो देर मस्ट बी सम रीजन फॉर डूइंग ऑल दिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अगर ये कानून में हम जाएंगे, तो बेनामी मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, तो कि कोई भी आदमी, कोई भी एनी पर्सन, उसमें कंपनी भी आ गई, पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, कोई भी आदमी, औरत, आदमी, अगर किसी बच्चा, उसका कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जन्म से इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके नाम से उनके पेरेंट्स प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो अगर एनी पर्सन हु बायज अ प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रखता है, वो किसी और के नाम पे रखता है, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम भी डिस्क्लोज नहीं करता, और इनकम टैक्स में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी हो जाती है। और बेनिफिशियरी मैं हूं, अगर मैंने अपने कुक के या ड्राइवर के नाम पे अगर प्रॉपर्टी खरीदी है और उनको सिर्फ नाम के लिए रखा है, तो वो बेनामीदार हो गए, और बेनिफिशियरी मैं हूं। मुझे लग रहा है कि कभी भी मतलब एंजॉय प्रॉपर्टी मैं करूंगी, जैसे नॉर्मली लोग कार ले लेते हैं,
अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियन का आप देखेंगे कि न्यूज आता है कि उनके नाम पे कार नहीं है बिल्कुल, तो उनकी फिर कार कहाँ गई? तो उनकी कार होती है लेकिन वो उनके रिश्तेदारों के नाम पे होती है, लेकिन वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सारा बेनामीदार गिना जाएगा। तो बेनामी का मतलब यही है कि यू आर एंजॉइंग द प्रॉपर्टी, यू आर एंजॉइंग द ऑल द पर्क्स, लेकिन वो सारी चीजें, लेकिन आप किसी और को उसका मालिक बताते हो, कागज पत्रों में, कागजात में, या लिखा पढ़ी में, कानूनी लिखा पढ़ी, दैट इज बेनामीदार। अब डिमोनेटाइजेशन से इसका कनेक्शन अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट इसके बारे में कितना सीरियस है, और इतना सीरियस है कि डिमोनेटाइजेशन लेके अब तक, मतलब अगर पहले के 1988 से 2016 तक का आप केसेस देखेंगे तो बहुत नॉर्मल केसेस है। मतलब अगर कानून का भी मैंने कोशिश किया आज कि मैं कुछ केसेस भी पढ़ूं, लेकिन इतना आपको नहीं मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे, बहुत मतलब छोटे बहुत उदाहरण मिले, सुप्रीम कोर्ट के कम मिलेंगे, हाई कोर्ट के थोड़े बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वही मैटर कहीं सेटल हो गए आपस में, ऐसे है ना। अभी अगर बेनामीदार में क्या हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खास लोगों के लिए, मतलब उसमें बच्चा, पत्नी, इनके लिए हम खरीद नहीं सकते प्रॉपर्टी, ये कहता है ये कानून? नहीं, ये कानून ऐसा नहीं कहता है। ये कानून कहता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और आप प्रॉपर्टी दान भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहिए कि इट शुड बी फ्रॉम योर नोन सोर्स ऑफ इनकम। अंडरलाइन दिस वर्ड, नोन सोर्स ऑफ इनकम। आपका जो इनकम सोर्स है इन चीजों को खरीदने के लिए, वो नोन सोर्स चाहिए। तो इसमें कुछ लोग एग्जेम्प्टेड है। उसमें पहला आएगा हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब HUF होता है, जो कर्ता होता है, जो मेन आदमी होता है, वो अगर प्रॉपर्टी खरीदता है अपने भाइयों के लिए, या अपने HUF में किसी भी लेडी के लिए, या फिर आदमी औरत, किसी HUF जो फैमिली होती है उसकी किसी के लिए भी वो खरीदेगा, तो वो उसको वो बेनामीदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने नाम पे नहीं खरीदेगा। जैसे हिंदू फैमिली में सबसे बड़ा हेड कौन होता है? कर्ता होता है। तो अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है, जैसे दादाजी प्रॉपर्टी खरीदते किसी के लिए भी, अगर 3 पीढ़ियों का घर है तो वो किसी के लिए भी खरीदे, तो ऐसा नहीं कि वो बेनामीदार माने जाएगा, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर एक और है एग्जेम्पशन, उसमें है कि अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर वाइफ हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है, या फिर वो लोग अपने चिल्ड्रंस के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो बेनामीदार नहीं माना जाएगा। लेकिन दी अंडरलाइन वर्ड वापस होगा कि फ्रॉम नो सोर्स ऑफ इनकम। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप इनकम कहाँ से ला रहे हो, तो आप आपके बच्चों के लिए और आपके स्पाउस के लिए खरीद सकते हैं। देन आता है ट्रस्ट आता है। आपने कोई ट्रस्ट बना दिया तो वहां पर गवर्नमेंट आपको क्वेश्चन नहीं करेगी। जैसे किसी मंदिर के लिए आपने ये दिया है तो उसमें आपको गवर्नमेंट, जैसे कई बार बोलते ना कि इनकम टैक्स का ये अलग सब्जेक्ट होगा, कि कहीं पर वो मतलब एग्जेम्प्टेड है, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो ट्रस्ट है, आपने ट्रस्ट बना दिया तो वो बेनामीदार नहीं गिना जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स देयर अंडरलाइन वर्ड विल बी फ्रॉम नॉन सोर्स ऑफ इनकम है। फिर वो कई बार ऐसा होता है कि आप जब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें सबको ध्यान देना है कि जब आप घर खरीदते हो सकता है आपने घर बेचा है और खरीदने वाला खरीद रहा है, तो अभी कई बार होता है रजिस्ट्री नहीं हुई होती है। पहले ये था 88 के कानून में ऐसा था कि रजिस्ट्री नहीं हुई है तो इसको बेनामीदार नहीं माना जाता था, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 80 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए उनका लोन आना बाकी, तब तक हो सकता है रजिस्ट्री नहीं करते, स्टैंप ड्यूटी नहीं करते। पहले आपने देखा होगा कई घरों की स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरी ही नहीं है, तो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको बेनामीदार नहीं माना जाता था, वो सिर्फ एग्रीमेंट करते थे। नाउ द कंडीशन हैव चेंज, आपको एग्रीमेंट भी करना है, ओरल और राइटिंग दोनों होना चाहिए, उसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरनी है, और आपका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर होना ही चाहिए। स्टैंप ड्यूटी भरने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपका पेमेंट का ट्रांजैक्शन प्लस माइनस हो सकता है कि उन्होंने बाद में पैसे दिए, ये दिए, तो आपको उसमें बेनामीदार नहीं माना जाएगा। बट इफ योर एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, स्टैंप ड्यूटी इज नॉट पेड, तो वो फिर वो बेनामी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी प्लीज बी केयरफुल इन ऑल दिस थिंग्स, दिस इज पॉसिबल, दिस इज वन थिंग। गो टू अनदर दिस कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स होता है, बेनामी प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी चीज वहां पर आती है कि बिल्डर्स होता है। जब बिल्डर्स कई बार ऐसा होता है कि वो खुद नहीं जाते हैं जगह पर, वो किसी को, आपने कभी सुना कि बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं या जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो खुद बाय करने नहीं जाते प्रॉपर्टी, तो ऐसे समय में क्या होता है जब वो खुद नहीं जाते तो वो प्रोक्यूरमेंट के लिए किसी और को भेजते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, या बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े पॉलिटिशियन, वो खुद नहीं जाएंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने, भी खुद नहीं जाएंगे, या तो उनके पास समय की कमी है या कुछ और रीजन है। तो ऐसे समय अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या होता है,
तो वो लोग किसी और को अपना बिजनेस हेड बनाते हैं जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। तो अगर उसके नाम पे, क्योंकि कंपनी जाके प्रॉपर्टी रजिस्टर तो नहीं करेगी, कंपनी को भी कोई रिप्रेजेंट करेगा, तो उनका कोई बिजनेस हेड, तो ऐसे समय उसको बेनामीदार नहीं माना जाएगा। लेकिन वो प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट वो चाहिए, या फिर उसका जो बिजनेस हेड है उसका कोई अग्रीमेंट चाहिए, या उसको कोई अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, अगर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसको रजिस्ट्रेशन आई एम सॉरी उसका रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बाकायदा। इसलिए कई बार लिखा होगा कंपनी जब भी, व्हेनेवर यू आर वर्किंग थ्रू कंपनी, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कैसे अलाउ होता है, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी पावर दिया जाता है, ऑथोराइज किया जाता है लेटरहेड पे, या फिर उसका बोर्ड रिजोल्यूशन बनता है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट। अब ये सब चीजें हो गई कि बेनामीदार में क्या गिना जाएगा क्या नहीं गिना जाएगा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि बेनामी प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें गहने भी आएंगे, पेंटिंग्स भी आएगी, घर की हर वस्तु आएगी, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, ये सारी चीजें आएगी। अब इसके बाद ये केसेस चलते कैसे हैं, अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो क्या होता है। अब गवर्नमेंट खुद नहीं आती है, आज भी इसको नोडल ऑफिसर्स होता है। अब नोडल ऑफिसर्स, क्योंकि ये एक्ट अभी भी नया है, 2016 से है, तो सिर्फ मुश्किल से अभी नवंबर ही आने वाला है, तो 4 साल हुए, तो अभी भी इट इज आई वोंट कॉल इट बेबी स्टेप इज टेकिंग, बट इज स्टिल डेवलपिंग लॉ इन आवर कंट्री। अभी भी इसकी जानकारी इतनी नहीं, तो आई एम वेरी हैप्पी वी आर डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट टुडे। तो उसमें पहला चीज होगा कि अगर आपकी बेनामी प्रॉपर्टी है, किसी को पता चलती है, अब किसी को मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी पता लगे, इनकम टैक्स ऑफिसर को नॉलेज हो जाती है इसको, इनकम टैक्स ऑफिसर को, क्योंकि जो नोडल ऑफिसर्स जो डिनोट किए गवर्नमेंट ने, ऐसे नहीं कि बहुत स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बना दिए है, अभी दिस इज डेवलपिंग लॉ, इवॉल्व हो रहा है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जरूरत देखा है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है उन्हीं को पावर्स दिए हैं। तो पहला पावर है इनिशिएटिंग, जो ऑफिसर बोलते हैं इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, वो एक नोटिस निकालता है आपको, अगर उसको पता चला। उनको कहां से पता चलता है, जब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं आपके अकाउंट से, एनी ट्रांजेक्शन अबव 50 lakhs, इट इज बाउंड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब वो इनकम टैक्स के आपके रडार में आप आ जाओगे, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू जो कंसिडर करी, मैं बम्बई की बात करूं, इट इज 50 lakhs रुपए। तो जब भी आप रडार में आते हो, जब भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है, अगर आपने वो आपके इनकम टैक्स फाइलिंग में डिस्क्लोज नहीं किया, दिस हैपन विद मेरा एक रिश्तेदार थे, उनके साथ हुआ, तो उन्होंने ऐसे ही कंपनी से उनका भरते थे उनका टैक्स, क्योंकि वो नौकरी करते थे और प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्होंने वो जानकारी नहीं दी, ऐसे नहीं कि जानबूझ के नहीं दी, बट ही वाज नॉट अवेयर कि दिस हैज टू बी, उनका सीए को भी पता नहीं, जो कंपनी की तरफ से उनके टैक्सेस भरते थे, तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उनको नोटिस आ गया परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। अब उनकी वाइफ के हाथ में नोटिस आया, बोलते अरे आपने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी के, तब वो ध्यान में आया कि अरे हमने यही प्रॉपर्टी खरीदी, वो जॉइंट नाम पे थी। तो आप जब भी जॉइंट नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो ध्यान में आ जाता है, या फिर अदरवाइज भी। तो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी कभी भी, इट इज अबव 50 lakhs रुपीज, जो भी होगी वो नॉलेज में आ गई, तो आपको, अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया इनकम टैक्स में, तो आपको नोटिस आनी ही आनी है। दिस इज वन थिंग। देयर इज वन मोर पॉइंट विच आई मिस, आई वुड लाइक टू, कि बेनामीदार प्रॉपर्टी कौन सी एक, जब कई बार ऐसा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे नौकरी का मैंने उदाहरण दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, वो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दे हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। उनका एक रूल है, एनआरआई का भी ऐसा रूल है कि दे हैव टू इन्फॉर्म द आरबीआई। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से काम करते हैं, उनको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। दिस लॉ इज सेंट्रल लॉ। तो उन्होंने अभी इसमें, अगर आपने बेनामीदार जो प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी आपने आपके भाई के साथ जॉइंट में खरीदी है, आपकी बहन के साथ जॉइंट को ओनर है, तो वो बेनामीदार प्रॉपर्टी नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो वन एक्सेप्शन। लेकिन आपने अपने भाई को, जैसे मैंने बिगनिंग में उदाहरण दिया, उन्होंने अपनी बहन को दे दिया था पैसे और उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद ली, तो वो बेनामीदार प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि बेनिफिशियरी आप हो, पूरा सोर्स ऑफ इनकम आपने टैक्स बचाने के लिए, गवर्नमेंट से मतलब अकाउंट्स में नहीं दिखाने के लिए, आपके जो प्रोपोर्शनेट जो एसेट्स है या आपका जो अनडिस्क्लोज इनकम है वो छुपाने के लिए आपने किसी को पैसे दिए, अपने रिश्तेदार को, और प्रॉपर्टी शायद आप एंजॉय करें, आपके रिश्तेदार एंजॉय करें, गवर्नमेंट को उससे कुछ लेना देना, उनको इतना लेना देना कि आपने ये प्रॉपर्टी कहां से खरीदी। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टी अपनी बहन, अपने भाई, अपने पेरेंट के साथ मिलके खरीदी है, उसमें को ओनर आपका नाम होना चाहिए, तो बेनामीदार प्रॉपर्टी ना होगी। नेचुरली बेनामीदार इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने अपना नाम डाला ऐसे को ओनर उसमें, तो जॉइंटली यू कैन बाय। बट इफ यू आर गिविंग इट सिंगलली मदर, तो बाद में वो बेनामीदार प्रॉपर्टी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ वी वर कमिंग इन कि ये केसेस चलते कैसे। एक तो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, तो ये नोडल ऑफिसर सारे जो अपने टैक्स के एम्प्लॉइज है वही रहते हैं,
तो जो टैक्स के एम्प्लॉय, टैक्स के जो ऑफिसर, टैक्स ऑफिशियल्स, तो पहला आएगा इनिशिएटिंग जो ऑफिसर होता है वो आपको सिंपल नोटिस दे, but you should have a रीजन, उसको कहीं से नॉलेज मिलनी चाहिए। एक तरीका है कि उनको हो सकता है कि आपने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल किया है उसमें भले आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स डिस्क्लोज नहीं किए बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी परचेज के, लोन के, लेकिन उनको अगर कहीं से भी आपको टैक्स के से 50 लाख के अबव का हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मिल गया तो वो लोग आपको नोटिस निकालेंगे। तो सेम आपको भी नोटिस आएगी कि आपने ये फला फला प्रॉपर्टी परचेज की है, इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए। वो और इस दौरान जो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, नोटिस निकाल के आपको सुनवाई के लिए बुलाएगा। सुनवाई में आप खुद जा सकते हैं, आपको वकील की जरूरत नहीं। अगर आप जाना चाहते हो ठीक है, नहीं जाना चाहते हो तो भी है, लेकिन फिर वो कानून का डंडा है, आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेम टाइम पे एक उसके आगे का एक जो स्टेप है वो एडजुडिकेटिंग अप्रूविंग अथॉरिटी होता है। जो अप्रूविंग अथॉरिटी होता है वो थोड़ा इसको अटैचमेंट का पावर देता है, क्योंकि जैसे ही नोटिस आती है इंसान क्या करता है, वो प्रॉपर्टी या तो बेच देता है या अपने घर वालों के ट्रांसफर कर देता है। तो उसमें एक प्रोविजन है कि उसको अटैचमेंट करेंगे। तो अटैचमेंट इनिशिएटिंग ऑफिसर को पावर नहीं है, वो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनका परमिशन लेके करेगा। तो वो दोनों मिलकर वो उसको प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे एंड इट विल बी फॉर ए स्मॉल पीरियड, 90 डेज का पीरियड रहेगा। और इसमें इसके बीच में सुनवाई होगी। अगर उनको मैटर में लगा कि कुछ लग रहा है इनको कि नहीं नहीं ये तो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो वो जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे, जो इसको कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी को, जो 90 डेज का पीरियड था। लेकिन पॉसिबल है कि अगर उनको आपने कागजात बता दिए, जैसे वो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने बता दिए कि नहीं नहीं हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी लेकिन मेरी भूल से रह गई, तो कुछ पेनाल्टी लगी और बात सॉल्व हो गई। पर इन दोज केसेस जहां आप स्पष्टीकरण एंड क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे टैक्स के लोगों को, उस समय वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होएगी। और कॉन्फिस्केट हो गई तो फिर आप क्या करोगे, आप उसमें आगे जाओगे अपेलेट ट्रिब्यूनल में। कहीं पर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कहीं पर स्पेशल कोर्ट्स है। स्पेशल कोर्ट क्या होगा, जो सेशन कोर्ट हो गए जहां पर भी, जैसे बंबई में यहाँ पर 40 से 45 सेशन कोर्ट है, तो उसमें से 2 कोर्ट को, जैसे एक को ताड़ा बना दिया गया था तो एक को सीबीआई कोर्ट बना दिया, वैसे इसका भी एक कोर्ट बन सकता है। तो अगर वो नहीं होगा तो अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। अपेलेट ट्रिब्यूनल आपकी सुनवाई करेगा प्रॉपरली, लेकिन इसको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड पूरी तरह नहीं लगेगा, ये क्रिमिनल ही चलेगा। और उसमें आपको लगा तो उसमें आपको सजा भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट गई, मतलब आपकी प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से गई और आपको सजा भी होने वाली है। फिर आपको जा सकते हैं इसके बाद क्रिमिनल अपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास हाई कोर्ट। इसमें सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे समय जब सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, क्योंकि आपको कोई भी अधिकार नहीं आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मांगने का, मतलब जो ये लॉ है आप समझिए, अगर जो ये ऑफिसर्स बोलते हैं उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गया, अपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया या स्पेशल कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट एक ही आपके पास रिट पिटिशन आप करोगे, क्योंकि कोई रेमेडी नहीं है लॉ में। तो आपने रिट पिटिशन हाई कोर्ट में करी, जब रिट पिटिशन हाई कोर्ट में करी तो हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन यू जस्ट लाइक दैट। You have to show there is substantial question of law फॉर्म करना पड़ेगा आपके जो भी लॉयर होंगे रिट पिटिशन में, कि देर इज अ रीजन व्हाई यू वांट टू से कि ये आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि देर इज अ रीजन, आपको उसमें सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट पार्ट अगेन इन द लॉ कि सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, कि उसमें देखिए सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आई विल टेल यू वन लाइन विच इज ऑफ ए पब्लिक, जनरल पब्लिक को होता है। ऐसा नहीं कि आपका और मेरा केस है और मैं अपने केस के लिए बात करूं। सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हमेशा लॉ में ऐसा बोला जाता है विच इज गोइंग टू अफेक्ट द कंप्लीट कंट्री एंड जनरल पब्लिक। क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक लॉ, सबके लिए होना चाहिए। मतलब जैसे आधार कार्ड का एक उदाहरण ले सकते हैं। आधार कार्ड में बहुत सारी, उस समय देश में सब जगह रिट पिटिशन दाखिल हुई और उसी समय एक और चीज हुई कि सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस अपने पास ले लिए और वहां रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स आए, बट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज हैविंग अथॉरिटी, तो उस समय आधार कार्ड ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, 2 रिट पिटिशन हुई थी, देखिए उसमें सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कुछ लोगों ने उसमें मेरा फंडामेंटल राइट भी प्राइवेसी का है वो इफेक्ट कर रहा है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइवेसी लॉ इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब पूरी तरह से ओपनली नहीं लिखा गया है। ऑफकोर्स 21 में थोड़ा सा है, 14 में भी थोड़ा सा है, लेकिन उसको हमको मतलब बोलते ना एक्सप्रेसली नहीं बताया गया है, राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं आया, दैट इज ऑल्सो वन अनदर सब्जेक्ट। तो इन दिस केस ऑल्सो हाई कोर्ट तभी आपको कंसिडर है बेनामी प्रॉपर्टी में। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस, ओनली व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब आप ऐसी कोई चीज बताओगे आपके मैटर में
कि आपको ही नहीं, आपके केस को नहीं, वो पूरे देश की केस को, पूरे देश के ऐसा इशू उठा तो उसको सभी को फायदा होगा, तभी हाईकोर्ट विल इंटरवेन इन दिस मैटर्स। अभी इसमें एक और चीज है, एक सिंपल है, लेमैन के लिए बोल दूंगी। अभी सबके मन में विचार आ रहा है कि व्हेन वी आर बाइंग प्रॉपर्टी व्हाट हैपेंस, जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो क्या होता है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है ये बेनामी प्रॉपर्टी तो ना हो, मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ डू विल यू फाइंड आउट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि आपके सामने वो इंसान है, वो बोले मैंने अपनी वाइफ के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है या मेरे भैया ने पैसे दिए। अब पूरा उनका किसी का 30 साल पुराना आप फ्लैट खरीद रहे हो बंबई या दिल्ली जैसे शहर में, तो 30 साल पुराने बैंक अकाउंट्स मिलने मुश्किल है। तो नॉन सोर्स ऑफ इनकम, जिस पैसे से अपने फ्लैट खरीदा, आप कैसे पता हो रहा हो। ऐसे समय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपको पता नहीं आपने बेनामी प्रॉपर्टी खरीद ली है, बट इन गुड फेथ, आपको मालूम नहीं है, इन गुड फेथ नोटिस, समझो ये बेनामीदार एक्स मिस्टर एक्स है और उनको नोटिस आई है 1 नवंबर को, और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है उस 1 नवंबर के पहले, आपको कोई नॉलेज नहीं थी, देन इन दैट केस लॉ प्रोटेक्ट्स यू। सेकेंडली, इवन आफ्टर नोटिस मिस्टर एक्स ने आपको जगह बेच दी, देन ऑल्सो यू आर प्रोटेक्टेड। पर इसमें एक और छोटी सी कंडीशन है, ये प्लीज माइंड कीजिएगा कि इसको ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन है, ऐसा नहीं है। कई बार नोटिस आती है, कुछ लोग लूपहोल्स निकाल के क्या करते हैं, कोई ऐसे अपने दोस्त को बेच देते हैं जिसको जानकारी होती है लेकिन वो उसको दोस्त नहीं बताते और बोलते हमने तो सेल कर ली, कानून के दाव पे, मतलब अपने को बचाने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी अपनी, मतलब अपने हाथ से ना निकल जाए, तो उसमें जो बेनिफिशियरी वो बेच देता है। लेकिन उसमें भी लॉ, कानून जो ये देखता है, क्या देखता है, ये वो चीज देखता है उसमें कि कहीं जो प्राइस है, समझिए वो फ्लैट 1 करोड़ का था, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, आपको उसी मार्केट वैल्यू में बेचना पड़ेगा और वो प्रॉपरली अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिखना चाहिए, दोनों के, आपके भी और उनके भी। इन दोज केसेस ओनली द लॉ विल प्रोटेक्ट यू। ऐसा नहीं है कि 30 साल की जो प्रॉपर्टी, 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और आपने 1 करोड़ के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने कौड़ी के मोल मतलब 10 लाख में खरीद ली, तो लॉ विल नॉट प्रोटेक्ट यू। तो आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदे, कोशिश कीजिए कि जब भी आपका एग्रीमेंट हो फेयर मार्केट वैल्यू लिखिए। कई बार वो, जब हमारा सीए या हमारा लॉयर अच्छा होगा, वो हमेशा बोलेगा उसके आसपास लिखिए। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको 1 करोड़ नहीं लिखवाना है, 99 लाख लिखवाना है, 1 करोड़ 1 लाख लिखवाना है, तो ठीक है। कुछ लोग स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए उसके अमाउंट रिड्यूस करवाते हैं, लेकिन वो आपका नुकसान। आप हमेशा मार्केट वैल्यू के आसपास अपना एग्रीमेंट बनाइए, उसके प्लस माइनस बनाएंगे, और अच्छा तो ये रहेगा हमेशा मार्केट वैल्यू। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नंबर्स 99 होना चाहिए, 1 करोड़ नहीं होना चाहिए। कभी सामने वाला बोलता है कि नहीं, हमको यही अमाउंट चाहिए, हमको इतना लोन है, बाकी का हमको इसमें आएगा, हमको एग्रीमेंट इतना बनाना है, हमको ज्यादा बनाना है, हमको फर्नीचर करना है, हमको इंटीरियर करना, हमको ज्यादा लोन चाहिए बैंक से, तो वो लोग हाई वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू पे ही आप अपना सेल एग्रीमेंट बनाइए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन अगर कई बार ऐसा होता है कि जब ये मैटर्स चल रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है और वो प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाते हैं, उस समय आप आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, इस बात का एक ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पनिशमेंट कितनी है, इसमें पनिशमेंट मैक्सिमम अप टू 7 years है, फाइन भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से चली जाती है तो पनिशमेंट के बारे में सोचने से अच्छा हम ये सोचे कि जब भी हम ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या होता है। तो अगर आपके हाथ से पूरी प्रॉपर्टी चली जाने वाली है तो हमको ऐसे ट्रांजेक्शन में उलझना ही क्यों है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फेयर मार्केट प्राइस में मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच यही होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है उसका सार यही है कि जब वेन एवर यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, अगर आप बिलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको कोई 10 लाख में बेच रहा है तो आप मत खरीदिए उसको, कहीं ना कहीं उसमें ये सारी बातें छिपी रहेगी जिसकी आपको जानकारी नहीं हो सकती है। उस समय लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉ यही बोलता है, एक्सेप्शन यही बोलता है कि आप इन अ फेयर मार्केट प्राइस, अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया तो फिर वो बहुत मुश्किल होगा। और डिमोनेटाइजेशन के 1-2 और उदाहरण भी दे सकती हूँ कि उस समय कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे भर लिए थे और कुछ लोग तो ट्रेसेबल ही नहीं थे, तो वो सारा अकाउंट का पैसा, जैसे पुलिस कांस्टेबल थी उसके अकाउंट में 1 करोड़ भर दिए थे। एक दिल्ली के एक बैंक थी, मेरे ख्याल से कोटक बैंक थी, उसमें 15 करोड़ रुपए भर दिए गए थे। ना बेनिफिशियरी का पता था, ना बेनामीदार का पता था, डिपॉजिटर का भी पता नहीं था। उस समय वो सारे पैसे
ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर देते, वो पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो क्या फायदा है आपके इतने कमाने का और अनअकाउंटेड मनी का? समवेयर दिस मनी, दिस प्रॉपर्टीज इज लिंक टू दी ब्लैक मार्केटिंग। अच्छा, एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा एक्टर्स के, पॉलिटिशियन के बाहर आउट ऑफ इंडिया उनके घर होते हैं या उनके शॉप्स होते हैं, उन्होंने वहां प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या ये कानून उनको भी लागू होता है? हाँ, लागू होता है। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो, आपने वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ कमाया हुआ, तो लॉ आपको वहां पर भी नहीं छोड़ेगा। आपने फॉरेन कंट्रीज में भी अगर इफ यू हैव इन्वेस्टेड मनी, यू विल बी, आपको यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना।